हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जन 2021 के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स को अलग अलग ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ कलेक्ट किया जाता है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, EIB। इसके अलावा अदर ट्रस्टेड सोर्सेज से इनको कलेक्ट किया जाता है और ये करंट अफेयर्स हमारी आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इसमें हर वो कोशिश की जाती है कि हर करंट अफेयर को कलेक्ट किया जाए जो कि हमारी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। और आज हमारा पहला टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 186 देशों के को रैंक के साथ इस इंडेक्स को जारी किया, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें इसने कुल 186 देशों को रैंक दी। इस इंडेक्स में 88 रैंकों के साथ डेनमार्क व न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान मिला है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बात रहनी चाहिए। 88 अंकों के साथ डेनमार्क व न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान पर रखा गया है, ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर कोई नहीं है, तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। दक्षिण एशिया में हम अपने एरिया की बात कर रहे हैं। दक्षिण एशिया में 24वीं रैंक के साथ क्या है, भूटान सबसे आगे है, जबकि भारत को 86वां स्थान मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 स्थान ज्यादा है। यानी कि पिछले साल हमें जो स्थान मिला था वो था हमारा 80वां और इस साल हमें जो स्थान मिला है वो है 86वां। इसका मतलब हमारी स्थिति खराब हुई है। हमारे देश में करप्शन का लेवल पिछले सालों से के मुकाबले इस साल बढ़ा है। तो ये भी आपको याद रखना है। चीन ने 2 स्थानों का सुधार करते हुए चीन को कितना 78वां स्थान मिला है। ये हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बात रहनी चाहिए। यानी कि चीन की कंडीशन यहाँ पर सुधरी है, जबकि हमारी कंडीशन यहाँ पर क्या हुई है, खराब हुई है। ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। ये मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि ये वो देश है जहां पर ये वाला जो वो रीजन है जहां पर क्या है कि करप्शन का लेवल काफी कम है, और जबकि ये वाला वो रीजन है जहां पर करप्शन का लेवल काफी ज्यादा है। हम भी मॉडरेट रीजन में आते हैं जहां पर करप्शन का लेवल ज्यादा है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक बात आपको याद रखनी है, करप्शन का मतलब सिर्फ राजनीतिक करप्शन नहीं होता है। करप्शन का मतलब इसका कई डायमेंशंस होते हैं, कई सारे एरिया होते हैं। उन सबको हम करप्शन के बारे में ऐड करते हैं। और देखो, करप्शन का प्रभाव सिर्फ लोगों पे नहीं पड़ता, करप्शन का प्रभाव देश पे, जनता पे, बहुत सारी चीजों पे पड़ता है। इस टॉपिक पर फिर किसी दिन मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरी हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हमने बात की किसके बारे में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 के बारे में, जिसमें भारत को 86वां स्थान मिला है, जबकि पहले स्थान पर डेनमार्क व न्यूजीलैंड को रखा गया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारी छोटी छोटी कुछ खबरें हैं। पहली खबर है काला कलास के बारे में। हाल में ही काला कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ये आपको याद रखना है। कहां से संबंध रखती हैं, तो ये रखती हैं कहां से, एस्टोनिया से। और एस्टोनिया के इतिहास में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी है, इस वजह से ये काफी न्यूज में थी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा हर हाथ पहल। आपको याद रखना है, MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर इस पहल की शुरुआत की है, जिससे कि प्रत्येक कमजोर वर्ग के बच्चे के पास शिक्षा पहुंचे। यानी कि शिक्षा को सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाने के लिए, शिक्षा को सतत बढ़ावा देने के लिए MI इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर शिक्षा हर साथ पहल की शुरुआत की है। ये आपको याद रख लेना है। MI इंडिया की पहल है जिसमें सोनू सूद सहयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति। क्या है ये, कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन देने के लिए इस नीति की शुरुआत की गई है। ये आपको याद रख लेना है। किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आपको पता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अभी CM हैं, कौन है, तो ठाकरे जी हैं। इसके अलावा भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के क्या है, राज्यपाल है। ये भी आपको याद रख लेना है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वश्रेष्ठ झांकी अवार्ड। आपको पता होगा हाल में ही हमने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है, रिपब्लिक डे मनाया है, और इस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सबसे प्रथम स्थान मिला, यानी कि सबसे उच्च झांकी मानी गई। कहां की, उत्तर प्रदेश की राम मंदिर की झांकी 72 में रिपब्लिक डे परेड में। ये आपको याद रख लेना है इसके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक। क्या है, कोरोना वायरस को डील करने के संदर्भ में लोनली इंडेक्स के द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया। यानी कि एक लोनली इंडेक्स है जिसके द्वारा कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक को जारी किया गया, जिसमें इस सूचकांक में न्यूजीलैंड को प्रथम व वियतनाम को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि न्यूजीलैंड को प्रथम स्थान पर रखा गया, जबकि वियतनाम को यहां पर दूसरे स्थान पर रखा गया। दूसरा स्थान वियतनाम को दिया गया है। ये हमें समझना है, ये हमें याद रखना। और भारत को इसमें कौन सा रैंक मिला है, तो भारत को 86वां रैंक मिला है, यानी कि हमारा 86वां रैंक मिला है। हमारे देश की स्थिति, हमने कोरोना वायरस से अच्छे से डील नहीं किया, इसकी वजह से हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब रही है। इसमें कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में किसके द्वारा
लॉन्च किया गया लोनली इंडेक्स के द्वारा, और इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? न्यूजीलैंड को, और द्वितीय स्थान पर वियतनाम रहा है। अगला जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, भारत न्याय रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, किसके द्वारा? हाल में ही इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया। यानी कि यह भारत सरकार की रिपोर्ट नहीं है, यह लॉ मंत्रालय की भी रिपोर्ट नहीं है, तो आपको याद रखना है यह टाटा ट्रस्ट द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। इस साल इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र को प्रथम व तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। यानी कि इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है, जबकि तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है, और उत्तर प्रदेश को इस रिपोर्ट में अंतिम स्थान मिला है। यानी कि उत्तर प्रदेश को अंतिम स्थान पर रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश को काफी काम करने की जरूरत है ताकि वो अपने नागरिकों को न्याय उचित समय पर पहुंचा सके, और इस मामले में सबसे ज्यादा आगे है महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र के न्यायालय अपने नागरिकों को व्यवस्थित रूप से न्याय पहुंचाते हैं, इसी वजह से उनको उच्च स्थान पर रखा गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, महाराष्ट्र टॉप्स इन डिलीवरिंग जस्टिस टू पीपल रिपोर्ट में ये कहा गया है। जिस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो मैंने बताया आपको इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जिसको लॉन्च किसने किया था? तो मैंने बताया आपको इसको लॉन्च किया था टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। अगला टॉपिक है कुछ छोटी छोटी न्यूज है, वो है पहला है अल्फा ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संघ गठबंधन। हाल में ही काफी ज्यादा न्यूज में था। ये क्या है? ये अल्फा ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संघ गठबंधन, गूगल के कर्मचारियों द्वारा इस संघ का निर्माण किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि गूगल के कर्मचारियों ने इस संघ का निर्माण किया, किसी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन या देश ने नहीं किया। गूगल के कर्मचारियों के द्वारा अल्फा ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई है। गूगल आपको पता है टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे बड़ा जाइंट है, काफी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के कर्मचारियों ने इसका गठबंधन बनाया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 10,000 मीटर रेस का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। किसने बनाया? ये अंडर 20 की श्रेणी में अमित खत्री ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि इन्होंने सबसे पहले 10,000 मीटर की रेस पूरी की, जो कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना अपने आप में। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? अमित खत्री के बारे में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही खबरों में रहे अमित खत्री किस रेस से संबंध रखते हैं, तो आपको पता रखना है ये एथलीट है, इन्होंने हाल में ही 10,000 मीटर रेस का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है 2021-22 के लिए पर्यावरण वर्ष। किसके द्वारा किया गया? हाल ही में भारत और फ्रांस ने 2021-22 को पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। यानी कि भारत और फ्रांस का मानना है कि आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में अपने नागरिकों के साथ साथ विश्व के देशों को जागरूक करने के लिए इन दोनों ही देशों के द्वारा 2021-2022 के लिए पर्यावरण घोषित किया गया है। इस वर्ष को पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया है ताकि लोगों की पर्यावरण को लेकर जागरूकता बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर पर्यावरण को नियंत्रित व पर्यावरण को सुरक्षित करने में भागीदारी दिखा सके। इसलिए दोनों देशों के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला टॉपिक प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। ये किसने घोषित किया है? अभी आपको पता होगा कि आईसीसी हर साल जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है, लेकिन आईसीसी ने हाल में ही घोषणा की है। क्या की है घोषणा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने यानी कि आईसीसी ने प्रत्येक महीने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अवार्ड देने की घोषणा की है। अब ये अवार्ड महीने के बेस पे दिए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। आईसीसी क्या है? तो आप ऑलरेडी जानते हैं आईसीसी के बारे में। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो क्रिकेट को नियंत्रित करता है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा यूएई के दुबई के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है आईसीसी के बारे में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, हाल ही में गृहमंत्री ने 69वीं काउंसिल की अध्यक्षता की। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना 1971 में संसदीय कानून के द्वारा की गई। हाल में ही क्या 69वीं काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा की? गृहमंत्री के द्वारा। तो पहली बात तो यही याद रखना है आपको कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं गृहमंत्री। और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो दूसरी बात 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इस काउंसिल में कौन कौन शामिल है? तो मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा सिक्किम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट समझ सकते हैं कि ये 7 सिस्टर्स ही इसमें शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 7 सिस्टर के साथ साथ एक भाई भी है, यानी कि सिक्किम को भी इसमें शामिल किया गया है। ये भी आपको याद रखना है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। काउंसिल भारत सरकार को नॉर्थ ईस्ट के विकास के संदर्भ में अपनी सलाह देती है, यानी कि ये काउंसिल सलाह देती है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए, इसके मामले में यह सलाह देने का काम भारत सरकार को करती है। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला टॉपिक है हमारा लॉ कमीशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये लॉ कमीशन क्या है? लॉ कमीशन कानून आयोग भारत की नॉन स्टैच्यूटरी क्या है? एक बॉडी है। आपको याद रखना है संवैधानिक संस्था नहीं है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपसे क्वेश्चन यही पूछ के बोलेगा कि लॉ कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, ऐसा नहीं है। एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है, एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है ये। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम कानून आयोग की स्थापना 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। आपको याद रखना है अंग्रेजी शासन के दौरान
1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम लॉ कानून की स्थापना की गई थी। अभी खबरों में क्यों है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही लॉ जो मिनिस्ट्री है उससे कहा है कि आपने अभी तक लॉ कमीशन का निर्माण नहीं किया, इस वजह से ये न्यूज में है। तो मैंने आपको इसमें बता भी दिया कि पहला 1834 में बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। आजाद भारत का आयोग, ठीक है, 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बनाया गया था। कानून आयोग नए व पुराने कानूनों के संदर्भ में सरकार को अपनी सलाह देता है और ये कुछ नए कानूनों को सुझाता है और साथ ही कुछ पुराने कानूनों को खत्म करने की बात करता है जिनकी वर्तमान में कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो आपको याद रखना है लॉ कमीशन के बारे में, क्या यह ना तो संवैधानिक संस्था है ना ही स्टैच्यूटरी बॉडी है, यह एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, जो आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है वो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय में समय कैप्सूल। आपको याद रखना है हाल में ही द हिंदू में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर छपी थी कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में एक टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया है। अब क्या है इसमें जरा समझ लेते हैं। 26 जनवरी को अलीगढ़ विश्वविद्यालय के परिसर में समय कैप्सूल को गाड़ा गया, यानी कि टाइम कैप्सूल को गाड़ा गया। इस कैप्सूल में विश्वविद्यालय के इतिहास की जानकारी को गाड़ा गया, यानी कि विश्वविद्यालय का जो पुराना इतिहास है उसको उस कैप्सूल में रखकर जमीन के अंदर क्या कर दिया, पिट कर दिया, गड्ढे में गाड़ दिया गया, ताकि बाद में जब ये यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आने वाले लोगों को मिल सके, इसलिए ये यहाँ पर गाड़ा गया है, ये आपको याद रखना है। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक आपको याद रखना नेशनल यूनिवर्सिटी है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे द हिंदू का आप देख सकते हो कटआउट लगा हुआ है, एमयू वरीज टाइम कैप्सूल टू मार्क इट्स सेंटेनरी ईयर्स। अपने जो उनके ऐतिहासिक वर्ष थे उनको याद रखने के लिए, उनको यादगार बनाने के लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय में एक समय कैप्सूल को गाड़ा गया है। तो ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स, जिनको मैंने बताया अलग अलग सोर्सेज से हम तैयार करते हैं, जो कि हमारे किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है, आपको लगता है कि ये आपके लिए काफी वैल्यूएबल है, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है तो अच्छा सा एक कमेंट करें, जिससे कि मैं ऐसे ही काम करता रहूं। सो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।